तो अब हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। तो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन समझने के लिए हमें एक टिपिकल कोई ऑर्गेनिज्म लेना पड़ेगा जो प्रोकैरियोटिक होता हो। तो कोई एक बैक्टीरिया ले लेते हैं, जैसे हमने क्या ले लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया ले लिया। ठीक है, ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसमें जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है या सर्कुलर होता है? सर्कुलर होता है। तो ये ई कोलाई था, इसके अंदर ये डीएनए जो था वो कैसा था? सर्कुलर था। इसके जो डीएनए का साइज होता है वो होता है 4.6। कितना होता है शायद ये? 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब छोटा है ना। अब अगर बात करें रेप्लिकेशन की, तो रेप्लिकेशन ऐसे रैंडमली हर जगह से स्टार्ट नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ही स्टार्ट होता है ना रेप्लिकेशन। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही हम क्या नाम देते हैं? ओराई। रेप्लिकेशन किसी पर्टिकुलर साइट से ही स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं? कॉमन पॉइंट को रेप्लिकॉन बोलते हैं। तो निशा, रेप्लिकॉन का मतलब समझ में आया ना? पहले तो रेप्लिकॉन होता क्या है? तो रेप्लिकॉन वह जगह होती है जहां से रेप्लिकेशन की क्या होती है? स्टार्ट होती है ना। तो ये नाम इसलिए दिया गया एक्चुअल में क्योंकि यहाँ से कॉपीज बनाने की शुरुआत हो रही है ना। अब आप लोग यहाँ से सीख सीख के इंडिया के कोने कोने में जाओ, मतलब अच्छा पढ़ाओ। तो इसलिए तो, हाँ मतलब कॉपी बनानी है मतलब आप लोगों की, है ना, तभी तो नाम दिया रेप्लिकॉन। तो रेप्लिकॉन समझ में आया होता क्या है? वह जगह है जहाँ से रेप्लिकेशन की या कॉपी बनने की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो वो पॉइंट हो गया रेप्लिकॉन। ये एक कॉमन नाम है, इसको हम प्रोकैरियोट्स में भी यूज में ले सकते हैं और यूकैरियोट्स में भी यूज में ले सकते हैं। अब जो प्रोकैरियोट्स में अगर हम इसकी बात करें तो प्रोकैरियोट्स में इसका नाम होता है ओराई, और यूकैरियोट्स में इसका नाम होता है ARS। तो ये ओराई तो नाम सुना होगा आपने, ARS नहीं सुना होगा ना। अब नहीं सुना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके सुन लेंगे ना जब यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे तब। तो अभी हम प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं। तो प्रोकैरियोट्स में इस रेप्लिकॉन का नाम क्या होता है? ओराई होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब ये वो पॉइंट होता है जहां से रेप्लिकेशन की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो उस पॉइंट को अपने नाम दे दिया ओराई। तो सपोज करते हैं ये ई कोलाई बैक्टीरिया था और इसमें यहाँ से इस रीजन से क्या हो रही है? रेप्लिकेशन की शुरुआत हो रही है, इनिशिएशन हो रहा है। तो ये ओराई हो गया। अब इस ओराई को ही थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि इसके अंदर आखिर में है क्या, है ना ओराई के अंदर। तो इसकी हम ओराई की क्या देखेंगे अब? अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे। फिलहाल ये तो समझ में आ गया ना आपको, रेप्लिकॉन क्या है, ओराई क्या है, ARS क्या है। तो ये ARS तो किस में होता है? ये तो यूकैरियोट्स में होगा, तो इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे ना, यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे जब। इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। अब इस ओराई को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। तो अब हम देखेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ओराई। तो ये जो ओराई होती है इसमें टोटल लगभग 245 बेस पेयर के लगभग रहते हैं। साइज में ना इसकी हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखी तो इसमें कितने बेस पेयर हैं? 245 बेस पेयर। फिर हमने इसमें देखा कि इसमें एक नॉन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो बार बार रिपीट हो रहा था। एक 13 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मिला, वो भी रिपीट हो रहा था ना बार बार। तो ये सपोज करो एक सीक्वेंस है कितने न्यूक्लियोटाइड का? 13 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ना ये हमें टोटल कितनी बार रिपीट मिला?
3 टाइम्स रिपीट मिला। ऐसे ही एक नॉन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था जो हमें टोटल 5 बार उसमें देखने को मिला है ना, एक ही सीक्वेंस। हम्म, ये कितने न्यूक्लियोटाइड का है? 13 का। तो 13 न्यूक्लियोटाइड को हम बोल देते हैं 13 मर। 13 मर कितनी बार मिला है? 3 बार। अब 13 मर में ऐसा नहीं है कि 13 लोग मरते हैं, मतलब मर 13 मर का मतलब 13 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है, और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ही ये 9 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, इसको हम बोल देते हैं क्या? 9 मर। और ये कितनी बार रिपीट होता है? 5 टाइम। देखो नाम तो ये एक्चुअल में ऐसे ही बनते हैं जैसे कोई एक मरता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमर। एक मरता है तो उसको मोनोमर बोलते हैं ना, और 2 मरते हैं तो डाइमर, और बहुत सारे लोग मरते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीमर, और 2 लोग साथ साथ मरते हैं तो उसको बोलते हैं संगमरमर। तो ये नाम ऐसे ही बने थे एक्चुअल में ना। अब देखो 13 मर और 9 मर समझ में आया आपको? ये टोटल 13 बार रिपीट, 3 बार रिपीट हो रहा है, वो टोटल 5 बार रिपीट हो रहा है। और ये दोनों ही सीक्वेंस कैसे होते हैं? एटी रिच होते हैं। ये भी कैसा होता है? एटी रिच। और ये भी कैसा होता है? एटी रिच। अब एक्चुअल में एक प्रोटीन होती है IHF प्रोटीन, उसको अब मैं नाम लिख देता हूं यहीं पे। IHF, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर। ये रेप्लिकेशन में काम आती है ना ये वाली प्रोटीन, लेकिन इसका रोल क्लियर नहीं है, तो अभी हम यही लिख लेंगे बस, रोल नॉट क्लियर। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि रेप्लिकेशन में काम आती है, लेकिन एग्जैक्ट रोल क्या है इसका भी वो क्लियर नहीं है। तो अभी ये 13 मर और 9 मर है अपने पास में। अब क्या होता है, अपने पास में एक प्रोटीन होती है, जैसे मैंने अभी आपको नाम बताया था ना, DNA B नाम बताया था। ऐसी बहुत सारी प्रोटीन होती हैं, DNA A, DNA B, DNA C, DNA G। DNA G क्या था? पढ़ा था कि DNA G, DNA को रेस्पेक्ट देने के लिए उसके पीछे G लगा दिया हमने, DNA DNA G। और DNA G क्या था? प्राइमेज था प्रोकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट्स का प्राइमेज है ना DNA G। तो ऐसे ही अपने पास में बहुत सारी प्रोटीन है जो DNA के ऊपर बाइंड करती है, रेप्लिकेशन में काम आती है, उनके पीछे हमने ABCD ऐसे लगा दिया ना। तो एक प्रोटीन होती है DNA A प्रोटीन। DNA A प्रोटीन की 2 फॉर्म होती हैं। DNA A प्रोटीन की कितनी फॉर्म होती हैं? 2 फॉर्म होती हैं। एक तो DNA A ADP और एक होती है DNA A ATP। ठीक है, तो देखो जब रेप्लिकेशन नहीं चल रहा होता है तो ये DNA A प्रोटीन जो है वो इस वाली फॉर्म में मिलती है, और ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है। ये कौन सी फॉर्म है? तो और ये वाली एक्टिव फॉर्म है। तो जब रेप्लिकेशन हमें करना होता है उस टाइम पे इस DNA A प्रोटीन को किस में चेंज करना होता है? DNA A ATP में। मतलब कोई आएगा ना जो इसकी ADP को एक्सचेंज करके जाएगा किस में? ATP में। तो जब ये एक्टिव हो जाती है तो ये क्या करती है, इस पे पहले से ही एक प्रोटीन बाउंड रहती है, मतलब यहाँ पे ये जो 9 मर आपको दिख रहे हैं ना, इसके ऊपर कोई प्रोटीन बाउंड रहती है, वो नहीं चाहती कि रेप्लिकेशन हो इसका, मतलब रेप्लिकेशन को रोक के जाती है। वो तो एक तरीके से नेगेटिव ब्लॉकर है, वो नेगेटिव रेगुलेटर है ना वो प्रोटीन, वो नहीं चाहेगी कि इसका रेप्लिकेशन हो। लेकिन जब DNA A ATP का अमाउंट बढ़ता जाता है तो फिर उस प्रोटीन को रिप्लेस कर दिया जाता है, उसकी जगह कौन आगे बाइंड हो जाता है? DNA A प्रोटीन आगे बाइंड हो जाती है। तो when replication start
कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए ए, इसका डीएनए कौन सी प्रोटीन थी ये? ए प्रोटीन थी, है ना। डीएनए ए प्रोटीन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तब। जब रेप्लिकेशन स्टार्ट करना होता है तो डीएनए ए प्रोटीन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? तो क्या होता है, इस 9 रीजन के ऊपर हाई एफिनिटी से बाइंड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करा लेते हैं, इसको बाइंड करा लेते हैं ना। और ये तो आपको पता लग गया ना कि दोनों ही सीक्वेंस AT रिच हैं, GC रिच हैं। देखो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो पॉइंट है जहाँ से हमें पहले डीएनए को अनबाइंड करना होगा। यहीं से तो शुरुआत होगी रेप्लिकेशन की, तो यहाँ से हमें अनबाइंड करना होगा। और अब अनबाइंड करना हो तो हमें AT रिच को अनबाइंड करने में आसानी होगी या GC रिच को अनबाइंड करने में आसानी होगी? क्योंकि AT जो होता है उसमें डबल बॉन्ड मिलता है और GC में ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, तो AT रिच सीक्वेंस को अनबाइंड करना ईजी होता है। तो इसलिए जहाँ भी हमें अनबाइंड करने की स्टार्टिंग करनी होगी उस रीजन को हम AT रिच रखेंगे। ऐसा नहीं कि यहीं पे कल को हम जैसे ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन में भी आपने एक टाटा बॉक्स पढ़ा होगा ना। टाटा बॉक्स भी कौन सा रिच है? TA आ रहा है, मतलब AT रिच हो गया ना वो भी। तो वहाँ भी हमें आपको पता है कि इनिशिएशन करना होता है अनबाइंडिंग का, तो वहाँ पे भी आपको कौन सा करना पड़ेगा? AT रिच रखना पड़ेगा। तो कहीं भी अगर आपको डीएनए को अनबाइंड करने की स्टार्टिंग करनी है तो उसको AT रिच रखो, है ना, जिससे आपको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ये दोनों ही रीजन हमने कैसे रखे हैं? AT रिच रखे हैं। अब जो यहाँ पे नेगेटिव प्रोटीन थी वो तो रिप्लेस हो गई, अब कौन आके बाइंड हो गया? डीएनए ए ATP प्रोटीन आके बाइंड हो गई। तो डीएनए ए ATP प्रोटीन को क्या करा लेते हैं, यहाँ पे बाइंड करा लेते हैं। अब देखो ये होता क्या है, इस रीजन में पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने वो हैं बेस पेयर? 245। मैंने बताया ना 245 बेस पेयर का साइज होता है इसका। और इसमें जगह जगह पे एक इंटरवल में एक सीक्वेंस मिलता है GATC है ना, ये बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे एक बार यही बना लेते हैं ये सीक्वेंस है GATC। और ये GATC टोटल कितने बार रिपीट होता है इसमें? तो ये जो ओराई वाला रीजन होता है इसमें GATC सीक्वेंस टोटल 11 टाइम्स मिलेगा। ऊपर वाले स्टैंड में मिलेगा या नीचे वाले में? अगर ऊपर वाले में मिलेगा तो नीचे वाले में मिलेगा फिर, क्योंकि GATC एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। अगर इसका आप कॉम्प्लीमेंट्री बनाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये भी अब आपको बताया, इधर ये 5 प्राइम है अगर इसका, तो इसका इधर 3 प्राइम और 5 प्राइम होगा ऐसे। अब आप जब इसको रीड करोगे तो इसको भी क्या रीड करना पड़ेगा? CTAG रीड करोगे या GATC? रीड हमेशा 5 प्राइम साइड से करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? GATC। तो ये एक सीक्वेंस में मिलेगा या दोनों पे मिलेगा? ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होता है वो दोनों स्टैंड पे मिलता है। जैसे मैंने बोला एक स्टैंड पे GAATTC मिल रहा है, तो एक पे मिलेगा या दोनों पे मिलेगा फिर? तो GAATTC एक पैलिंड्रोमिक साइट होती है, तो वो दोनों पर ही मिलेगी। समझ में आ गई बात? तो ये जो GATC होता है ये टोटल कितनी बार रिपीट होता है? 11 टाइम रिपीट होता है। अब ये क्यों बताया इसका भी देखेंगे ना, ये रेगुलेशन में काम आता है, रेगुलेटरी स्टेप है ना GATC वाला। तो देखो बात ये होती है कि केवल वही डीएनए उसी का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है जिसमें ये जो एडेनिन है ना ये मिथाइलेटेड हो। मतलब ओराई वाले रीजन में जो GATC में एडेनिन मिलता है इसका मिथाइलेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मिथाइलेटेड नहीं होगा तो फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो इसकी 3 कंडीशन हो सकती हैं।
एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों ही स्ट्रैंड पे मिथाइलेशन नहीं हो, एक कंडीशन ये हो सकती है कि एक स्ट्रैंड मिथाइलेटेड हो दूसरा नॉन मिथाइलेटेड हो, उसको हम हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन बोल देते हैं। जब एक स्ट्रैंड का तो मिथाइलेशन हो गया हो, दूसरे का मिथाइलेशन नहीं हुआ हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन। एक होती है फुली मिथाइलेटेड कंडीशन, जिसमें दोनों ही स्ट्रैंड के एडेनिन का क्या हो जाएगा, मिथाइलेशन हो जाएगा। तो बस इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि या तो डीएनए जो है वो फुली मिथाइलेटेड होना चाहिए या फिर अनमिथाइलेटेड या नॉन मिथाइलेटेड होना चाहिए। दोनों का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उस बीच वाले का रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। या तो दोनों ही स्ट्रैंड पे मिथाइलेशन हो या फिर दोनों पर ही मिथाइलेशन नहीं हो। अगर हेमी मिथाइलेशन वाली कंडीशन है तो उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। समझ में आ गई वाली बात? तो ये हम आगे है ना रेगुलेटरी स्टेप में देखेंगे। तो अभी कुल मिला के ये समझ में आया कि जो इसके ऊपर एक नेगेटिव रेगुलेटर प्रोटीन बाइंड थी उसको रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, डीएनए ए एटीपी के द्वारा। तो ये कौन सी प्रोटीन है, डीएनए ए, और वो भी कौन सी वाली फॉर्म में, एटीपी वाली फॉर्म में है ना, एक्टिव फॉर्म है इसकी। तो ये रिप्लेस कर दिया दूसरी वाली को, ये बाइंड हो गया ना। जब डीएनए ए एटीपी प्रोटीन बाइंड हो जाती है तो ये एक दूसरी प्रोटीन को रिक्रूट करती है अपने ऊपर, जिसका नाम होता है डीएनए सी प्रोटीन। देखो अपना मेन काम अभी है हेलिकेज को लोड कराने का। हम अनबाइंडिंग स्टार्ट करेंगे रेप्लिकेशन से पहले, तो अनबाइंड करने के लिए कौन आएगा, हेलिकेज आएगा। तो कुल मिला के हमें कैसे भी हेलिकेज को लोड कराना है यहाँ पे। अब हेलिकेज को लोड कराने से पहले हेलिकेज का लोडर लाना पड़ेगा हमें। तो हेलिकेज लोडर कौन होता है, डीएनए सी। तो अब हम किसको लेके आएंगे, डीएनए सी प्रोटीन को लेके आएंगे। तो अब ये नेक्स्ट रिक्रूट करेगी अपने ऊपर किसको, डीएनए सी प्रोटीन को। तो एक और डायग्राम बना लेते हैं हम, है ना। अब देखो ये तो कौन से मर थे, 13 मर, और ये कौन से मर थे, ये 5 टाइम्स रिपीट हैं और ये 3 टाइम्स रिपीट हैं। कौन सी प्रोटीन अभी आ गई थी, यहां पे कौन सी प्रोटीन आके बाइंड हो चुकी है, डीएनए ए एटीपी। तो ये तो हो गई ए प्रोटीन, ठीक है ना। अब ए प्रोटीन किसको बुला के लाएगी अपने ऊपर, डीएनए सी प्रोटीन को। तो इसने अपने ऊपर रिक्रूट कर लिया किसको, डीएनए सी प्रोटीन को। तो पहले ए प्रोटीन आई, उसके बाद में सी प्रोटीन आई, और उसके बाद में अब कौन सी आएगी, हेलिकेज को लेके आना है हमें। तो डीएनए बी का ही नाम क्या था, हेलिकेज था प्रोकैरियोट्स में। ये तो कौन सी प्रोटीन है, ए प्रोटीन, और इसने किसको बुलाया, सी प्रोटीन को, और सी प्रोटीन ने किसको बुलाया, बी को। तो अपने एसीबी तो जानते हो ना, एंटी करप्शन ब्यूरो। तो पहले ए आएगी, फिर सी आएगी, फिर बी आएगी। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है बस थोड़ा सा, देखो ये सारा जो कॉम्प्लेक्स असेंबल होता है ये 9 मर के ऊपर होता है, लेकिन मेल्टिंग स्टार्ट होती है 13 मर से। मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स तो हेलिकेज वगैरह कहां पर लोड हुए हैं, 9 मर के ऊपर, लेकिन मेल्टिंग कहां से स्टार्ट होगी, 13 मर से। तो ये हम यहां पर लिख लेंगे ना, कॉम्प्लेक्स असेंबल एट 9 मर सीक्वेंस बट melting
स्टार्ट एट 13 मर। देखो ये अपने काम की बात है, बाकी ये सी भी तो सब मोह माया है ना। ये स्टेटमेंट आपको रट जाना है ना। हाँ ये वाला, मतलब बाइंड तो कहाँ पर होता है, असेंबल, वो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर असेंबल हो रहा है, 9 मर सीक्वेंस के ऊपर, लेकिन मेल्टिंग कहाँ से स्टार्ट होने वाली है, 13 मर रीजन से। और दोनों ही रीजन वैसे तो 80 रिच हैं, 9 मर भी और 13 मर भी। तो ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जा चुका है ना, ऐसे एज ए स्टेटमेंट दे गई है ना। अब होता है जो मोल वायु के क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे उसमें ऐसे स्टेटमेंट डाल देता है, आपके सामने डाल देगा कि जो कॉम्प्लेक्स है वो 13 मर पे जाके बाइंड होता है और 9 मर से इनिशिएशन होता है। तो कहाँ से इनिशिएशन होगा, 13 मर से है ना, मेल्टिंग की स्टार्टिंग होगी। फिर अब इसके बाद में आपको बताया ये हेलिकेज आ ही चुका है अपने पास में, डीएनए भी क्या है, यही हेलिकेज है। तो अब ये क्या कर देगा, मेल्टिंग स्टार्ट कर देगा, तो एक रेप्लिकेशन बबल बन जाएगा ऐसे। ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी आपको, है ना। तो ये तो कौन सा प्राइम था, और ये 3 प्राइम, ये और ये 3 प्राइम। ठीक है, तो एक हेलिकेज तो अपना रेड वाला कलर कहाँ गया, एक हेलिकेज तो है ना इधर आ गया, और एक हेलिकेज इधर आ गया। ये 13 नंबर वाले सीक्वेंस है ना, अनवाइंडिंग स्टार्ट हुई थी इस वाले रीजन से, और अब एक हेलिकेज तो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, और ये वाला हेलिकेज इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। जिस पॉइंट से ये आगे बढ़ता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। तो कितने रेप्लिकेशन फॉर्क मिलते हैं इसमें, 2 मिलेंगे, एक इस साइड वाला एक उस साइड वाला। तो ये तो कौन सी प्रोटीन अपनी, हेलिकेज या डीएनए बी, प्रोकैरियोट्स का हेलिकेज है ये। तो इसको हमने क्या नाम दिया है, रेप्लिकेशन फॉर्क। और ये भी क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क है। और इस जगह से इनिशिएशन स्टार्ट हुआ था अपना, मतलब ये मिड पॉइंट था, यहाँ पे लोड हुआ था एक्चुअल में हेलिकेज। तो यहाँ से एक तो इस साइड में आ गया और दूसरा इस साइड में आ गया। अब ये दोनों स्ट्रैंड वापस से नहीं जुड़े, इसके लिए हमें क्या लेके आना पड़ेगा, क्या लेके आए, अरे एसएसबी नाम बताया था ना एसएसबी लेके आओगे ना। तो अब हम इन स्ट्रैंड पे क्या बाइंड करा देंगे, एसएसबी प्रोटीन को बाइंड करा देंगे। तो यहीं करा देते हैं ना, बार बार क्या डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमने क्या बाइंड करा दिया, जगह जगह पे एसएसबी प्रोटीन बाइंड हो गई है ना। यहां तक कोई दिक्कत, सबसे पहले कौन आया था, डीएनए ए प्रोटीन, फिर सी प्रोटीन, फिर बी प्रोटीन। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स असेंबल तो कहां पर हुआ था, 9 मर के ऊपर, लेकिन मेल्टिंग कहां से स्टार्ट होने वाली है, 13 मर से। तो एक हेलिकेज तो एक डायरेक्शन में चलेगा, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो कुल मिला के 2 रेप्लिकेशन फॉर्क होते हैं, और जो डीएनए स्ट्रैंड अनबाइंड हो चुका है वो वापस से री एनिलिंग नहीं हो उसकी, उसको रोकने के लिए हम क्या लेके आते हैं, एसएसबी प्रोटीन। तो प्रोकैरियोट्स में तो हम इसको एसएसबी बोलते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में इसका नाम क्या होता है, रेप्लिकेटिंग प्रोटीन ए। मतलब देखो प्रोकैरियोट्स में अगर समझ में आ जाएगा तो यूकैरियोट्स में तो उसके नाम ही तो चेंज हो जाने हैं बस, और तो कोई ज़्यादा विशेष फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहां तक समझ में आया डायग्राम। अब नेक्स्ट चलते हैं देखो ये जो चल रहा है ना, यहीं से क्वेश्चन बनता है एप्लीकेशन में, है ना, आगे से नहीं बनता क्वेश्चन। तो यहां पर एक अपना था कौन, हेलिकेज डीएनए बी, और एक यहां पर था डीएनए बी। एक इस डायरेक्शन में चल रहा है और एक
इस डायरेक्शन में चल रहा है। इसको बट ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन अपना यहाँ से पता नहीं कितनी बार बन चुका है ना, और पिछले 5-6 साल से यहीं से क्वेश्चन बना के दे रहा है ना, इनिशिएशन से ही। तो पहले तो इस पे प्राइम लिख लो आप, और 3 प्राइम। ये अपना वो इनिशिएशन वाला पॉइंट है ना, जहां से स्टार्ट हुआ था। अब पहले ये बताओ कि ऊपर वाले स्टैंड पे सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या रहने वाली है। सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है नए वाले का। तो ऊपर वाले पे जो डीएनए सिंथेसाइज होगा, मान लो तो इधर 3 प्राइम है, तो नए वाले का इधर कौन सा प्राइम होगा, 5 प्राइम होगा, और इधर नए वाले का 3 प्राइम होगा। ऐसे ही इस पे जब सिंथेसिस होगा तो नए वाले का तो 5 प्राइम आएगा इधर, और इधर आएगा 3 प्राइम। तो ऊपर वाले स्टैंड पे तो क्या रहेगी डायरेक्शन, 5 to 3 रहती है हमेशा। ये 5 रहा नए वाले का, और ये 3 रहा इधर। तो ऊपर वाले स्टैंड पे जब आप रेप्लीकेशन करोगे तो सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या रहेगी, राइट टू लेफ्ट रहेगी। समझ में आ गई बात। नया हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस होता है। ऐसे ही नीचे वाले स्टैंड पे इधर 5 प्राइम है नए वाले का, इधर 3 प्राइम है। तो इस पे जो सिंथेसिस है उसकी डायरेक्शन क्या रहने वाली है, लेफ्ट टू राइट। ये तो सिंथेसिस की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आपको क्या लेके आना है। अब आपको होता है डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो तो शुरुआत कर नहीं सकता, तो शुरुआत करने के लिए कौन लाना पड़ेगा आपको, शुरुआत करने के लिए किसको लाओगे, प्राइमेज को। अब प्रोकैरियोट्स में कौन था प्राइमेज। अब वो एंजाइम को एक बार रट लो आप, है ना, क्योंकि अब वो इसलिए तो आपको पहले एंजाइम से लिखाए गए थे। नहीं तो आप जैसे बुक वगैरह में पढ़ोगे तो आपको ऐसे एंजाइम साथ साथ में ही वो मिलेगा ना, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आ गया यहाँ पे, फिर उसके बारे में बताएगा आपको, तो वो हो जाती है मिक्सिंग। तो इसलिए मैंने आपको पहले एंजाइम बताया कि पहले एंजाइम के बारे में आपको आइडिया लग जाए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इनिशिएशन करना है। तो इनिशिएशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज कर नहीं सकता, तो आपको क्या लेके आना पड़ेगा, फिर प्राइमेज लेके आना पड़ेगा। अब प्राइमेज का काम कौन करता है, डीएनए जी। तो क्या लेके आओगे बताओ अब आप, डीएनए जी। देखो अब इस जगह पे हेलिकेज बाइंड किए थे, यहाँ से एक हेलिकेज तो यहाँ गया और दूसरा हेलिकेज यहाँ पर पहुंच गया, तो ये इतना रास्ता साफ हो गया। ठीक है, अब ऊपर वाले स्टैंड पे हमें करना है इनिशिएशन। तो यहाँ से हेलिकेज यहाँ तक आ गया है ना, तो अब इस पे तो होगा यहाँ से स्टार्टिंग, और इधर होगा पहले देखो ये हेलिकेज यहाँ पर रहा होगा, फिर यहाँ पे पहुंचा होगा, फिर और आगे पहुंचेगा, है ना, ऐसी तो सिस्टम चलेगा। तो देखो यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको एक तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा डीएनए जी प्रोटीन। तो यहाँ पे लगा देते हैं एक डीएनए जी प्रोटीन। ये कौन हो गया, डीएनए जी। ऐसे ही देखो यहाँ से हेलिकेज गया था, एक इस तरफ जाएगा, तो ये कौन लगा दिया आपने, डीएनए जी। अब देखो ये तो ऐसे मैदान साफ करता रहेगा ना ऐसे, और ये जो डीएनए जी है ये क्या लगा देगा, यहाँ पर प्राइमर लगा देगा। ठीक है, अब इस वाले स्टैंड को भी तो सिंथेसाइज करना है ना आपको। अब इस स्टैंड को सिंथेसाइज करोगे तो आपको ये तो बताइए कि सिंथेसिस की डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट टू क्या रहेगी, राइट रहने वाली है। तो एक तो आपने यहाँ पे लगा दिया, ये तो इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज करेगा। एक यहाँ पर लगा दो, तो ये भी इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज करेगा। ये मैं डायरेक्शन लिख देता हूँ ना। और एक आपने कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, तो ये डायरेक्शन समझ में आ गई ना। डायरेक्शन हमेशा ये रहेगी ना दोनों स्टैंड की। अब इसके बाद में जो डीएनए जी है ये तो शुरुआत करने का काम है इसका, तो डीएनए जी का काम क्या है, शुरुआत करने का। तो ये तो शुरुआत करके आरएनए के प्राइमर लगा के चला जाएगा। एक्चुअल में ये एक स्टैटिक एंजाइम है ना, डीएनए जी होता है ना, ये ऐसा नहीं कि ये मूव करता हो। जितने एरिया हमें बाइंड कर जाता है उतने एरिया हमें क्या कर देता है, ये आरएनए का प्राइमर वो न्यूक्लियोटाइड लगा देता है, उसको हम आरएनए प्राइमर बोल देते हैं। फिर उसके बाद में ये तो लगाने के बाद में क्या हो जाता है, वहाँ से डिसोसिएट। फिर आगे कौन काम संभालता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा। थर्ड ही तो है मेन रेप्लिकेटिंग प्रोकैरियोट्स में, तो अब इसके बाद में आ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड।
देखो अब ये तो कौन था अपना हेलिकेज डीएनए बी, ये भी कौन है हेलिकेज डीएनए बी। और यहां पर इस जगह पर बाइंड किया था प्राइमेज है ना, तो इतना सा फ्रेगमेंट वो इतना सा आरएनए का फ्रेगमेंट लगा के वो जा चुका है। और यहां पर भी इतना सा आरएनए का फ्रेगमेंट लगा के वो जा चुका है। और यहां पर भी लगा दिया था ना, इस डायरेक्शन गलत लिख दिया हमने, एरो गलत लगा दिया। इस डायरेक्शन में लगेगा ना एरो। देखो एरो समझ में आ गया किस डायरेक्शन में लगने वाला है, क्योंकि नीचे वाले पे सिंथेसिस की डायरेक्शन हमेशा कैसी रहेगी, इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट रहेगी। ये है आपका 5 प्राइम, ये है 3, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। ये जो मैंने इसमें बनाया ना ग्रीन कलर में, तोता कलर में, ये जो है डीएनए के हैं या आरएनए के हैं न्यूक्लियोटाइड, आरएनए के हैं, ये आरएनए प्राइमर है ना, तो ये हम यहीं पर लिख देते हैं, ये प्राइमर है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये। अब इसके बाद में डीएनए जी क्या हो गया, हट गया, तो ये बात हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डीएनए जी सिंथेसाइज प्राइमर एंड, और क्या हो जाएगा फिर उसके बाद में, डिसोसिएट हो जाएगा ना वो। फिर अब कौन आ जाएगा उसकी जगह पे, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आ जाएगा। अब तो अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को बाइंड करा लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का कलर ये होगा या अलग होगा, थर्ड का कलर तो अलग होगा तो ये हम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को करा लेते हैं बाइंड। ठीक है, ये अब मैं इसमें केवल ऐसे लिखूंगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब ये कैसे क्या स्ट्रक्चर होगी इसकी, ये आपको पता होना चाहिए ना, जो मैंने पहले लिखा चुका हूँ आपको, नहीं तो यहाँ पे फिर मिक्सिंग हो जाएगी। मैं सब लिखाऊंगा ना, सब यूनिट अल्फा बीटा गामा डेल्टा काई साई, तो यहाँ पे मिक्सिंग हो जाएगी। तो मैं केवल डीएनए पॉलीमरेज थर्ड लिख दिया। अब स्ट्रक्चर कैसी होती है ये आपको समझना पड़ेगा। तो देखो ये जैसे सपोज करो इस डायरेक्शन में चल रहा है और ये वाला इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे ही ये वाला इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये वाला इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये दोनों आपस में कौन सी प्रोटीन से जुड़े हुए रहेंगे, टॉप प्रोटीन से जुड़े हुए रहते हैं। अब मैं दिखाऊंगा नहीं यहाँ पे जोड़ के ना, आपको पहले ही बता दिया मैंने, जुड़े हुए रहेंगे ना दोनों। तो अब उसके बाद में ये क्या करेगा, ये इतने से पार्ट को सिंथेसाइज कर देगा। देखो जब तक ये यहाँ पर पहुंचेगा तब तक ये हेलिकेज यहीं रहेगा या आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ही ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक आएगा, तब तक हेलिकेज यहीं रहेगा या आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो जब तक ये इसको सिंथेसाइज करेगा तब तक इतना ही रीजन फिर से खाली हो जाएगा इधर। समझ में आ गई बात। ऐसे ही जब तक ये वाला जो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, मैं इसको डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को ऐसे इंडिकेट कर देता हूँ, जैसे ये ए वाला है, ये बी वाला है, नहीं ए बी सी डी से नहीं, वो फिर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। जैसे मैं इसको लिख देता हूँ डैश क्या मतलब, ऐसे जैसे हम नंबरिंग कर देते हैं, जैसे ये डीएनए पॉलीमरेज 1 2 और ये 3 और ये 4 वाला है, 4 डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आके बाइंड करते हैं इसके ऊपर है ना। तो डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ जब तक यहाँ पहुंचेगा ओराई तक, मिड पॉइंट तक, तब तक यहाँ पे उतना ही रीजन फिर से क्या हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा ना तब तक, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है डीएनए पॉलीमरेज, इसकी डीएनए बी की इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में आगे जा रहा है। तो ऐसे ही जब तक ये वाला यहाँ तक आएगा तब तक और जगह खाली हो जाएगी। लेकिन इसको देखो, ये
यहाँ तक पहुंचेगा, जब तक और मैदान साफ हो जाएगा आगे तो यहीं पर रुकेगा या इसके पीछे पीछे चलता रहेगा? ये तो इसके पीछे पीछे चलता रहेगा। लेकिन ये वाला जैसे ही यहाँ तक पहुंचेगा तो इसको पता लगेगा कि यहाँ से आगे का तो पहले ही सिंथेसाइज हो चुका है, यहाँ से आगे तक तो ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या कर देगा, इसको सिंथेसाइज कर देगा। ऐसे ही ये वाला जो है यहाँ तक पहुंचेगा तो इसको पता लगेगा कि यहाँ तो ऑलरेडी पहले सिंथेसाइज हो चुका है। लेकिन ये वाला इसके पीछे पीछे चलता रहेगा, इसको तो कहीं नहीं मिलेगा ना। तो ये वाला तो जो है ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस करता रहेगा, लेकिन ये वाला इतने टुकड़े को करेगा, फिर आगे इसको पता लगेगा कि ये तो सिंथेसाइज हो चुका है। फिर जब तक ये यहाँ पर पहुंचा होगा, यहाँ पहुंच के इसको डिसोसिएट होना पड़ेगा, क्योंकि आगे क्या काम है इसका, आगे तो ऑलरेडी सिंथेसाइज हो चुका है। तो ये तो यहाँ पे पहुंच के क्या हो जाएगा, डिसोसिएट। अब जब तक ये यहाँ पहुंचा होगा तब तक ये हेलिकेज कहाँ पर आ गया होगा, यहाँ पर। तो अब आपको ऊपर वाले स्टैंड पर फिर से कोई डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को क्या कराना पड़ेगा, बाइंड कराना पड़ेगा। फिर वो यहाँ से सिंथेसाइज करता हुआ पहुंचेगा यहाँ तक, यहाँ से आगे तो सिंथेसाइज कर चुका होगा ये, फिर यहाँ पे पहुंचेगा तो उसको पता लगेगा कि ये तो ऑलरेडी सिंथेसाइज अब हो चुका है। तो यहाँ पे पहुंच के फिर से क्या हो जाएगा, वो डिसोसिएट। फिर जब तक वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा होगा तब तक हेलिकेज यहीं रहेगा या यहाँ गया होगा, आगे पहुँच गया होगा। फिर तीसरा वाला फिर से बाइंड कराओ, फिर वो यहाँ तक सिंथेसाइज करेगा, फिर उसको पता लगेगा कि ये सिंथेसाइज हो चुका है। तो जो एक स्ट्रैंड है वो तो टुकड़ों में सिंथेसाइज होगा, और एक जो है ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस चलता रहेगा। तो देखो अब आप इसमें पहचानोगे कैसे कि कौन सा लीडिंग स्ट्रैंड है, कौन सा लैगिंग स्ट्रैंड है। अगर मैं ये 5 प्राइम और 3 प्राइम नहीं लिखूं मान लो, तो क्या आप पहचान सकते हो कौन सा लीडिंग होगा, कौन सा लैगिंग होगा, बताओ। पहचान सकते हो? तो देखो इसको पहचानने का एक ही तरीका है बस। एक तो होता है हेलिकेज, जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, एक तो उसकी डायरेक्शन होगी। एक होता है आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अगर उन दोनों की डायरेक्शन सेम है तब तो वो लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, और अगर दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है तो वो लैगिंग स्ट्रैंड बन जाएगा। तो जैसे इस वाले फ्रेगमेंट में हम बात करें तो रेप्लिकेशन फॉर्क तो बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, और ये बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये वाला जो फ्रेगमेंट है ये लीडिंग बनेगा या लैगिंग बनेगा, लैगिंग बनेगा। नीचे वाले को देखो, ये बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में और हेलिकेज भी बढ़ रहा है इसी डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये लीडिंग बनाएगा या लैगिंग बनाएगा, लीडिंग बनाएगा। तो जो डीएनए होता है उसमें एक ही स्ट्रैंड पे आधा पार्ट तो लीडिंग की तरह काम करता है और आधा पार्ट लैगिंग की तरह काम करता है। तो ऐसे ही दूसरे वाले स्ट्रैंड पे भी आधा पार्ट लीडिंग होगा और आधा पार्ट लैगिंग होगा। अब ये पहचानोगे कैसे कि कौन सा लीडिंग है और कौन सा लैगिंग है? तो दोनों की रेप्लिकेशन फॉर्क की और पॉलीमरेज की डायरेक्शन अगर सेम तो लीडिंग, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट तो लैगिंग। और ये क्वेश्चन अब तक कितनी बार आ चुका है, कम से कम 7-8 बार तो अपने CSIR नेट में ही आ चुका है ना, बाकी एग्जाम तो छोड़ो। और पिछले 5-6 साल से इसको पकड़ के बैठ गया ना इसी को, इनिशिएशन वाले को ही। तो अब देखो ये यहाँ से आगे इसको क्या कर देगा, अब सिंथेसाइज कर देगा। अब जब तक ये यहाँ पर आया होगा तब तक तो ये आगे बढ़ चुका होगा ना हेलिकेज। तो अब इतना सा पार्ट और क्या हो गया होगा इसका, नीचे लेते हैं थोड़ा, ठीक है। इतना सा पार्ट सिंथेसाइज हो चुका है, नया है ना। इधर भी इतना पार्ट सिंथेसाइज हो चुका है, मतलब जो यहाँ पर था हेलिकेज वो और आगे बढ़ चुका है। अब देखो हेलिकेज इतना आगे बढ़ चुका है ना, इधर भी हेलिकेज इतना आगे बढ़ चुका है, ठीक है। तो डायरेक्शन तो इसकी यही रहने वाली है, ठीक है। ये तो हेलिकेज की डायरेक्शन हो गई। अब देखो यहाँ पर ये यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी है ना, इसमें यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, इसमें इस जगह से स्टार्टिंग हुई थी, इसमें इस जगह से हुई थी स्टार्टिंग, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इसने सिंथेसाइज किया होगा, किसके फ्रेगमेंट लगाए होंगे अब,
ये जो ब्लू कलर में ये किसके वो हैं फ्रेगमेंट, डीएनए के, और जो ग्रीन कलर में वो आरएनए के, वो इनिशिएशन वाले हैं ना। ऐसे ही ये वाला जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो कहाँ तक आ चुका होगा, यहाँ तक। फिर यहाँ पे आने के बाद में क्या हो जाएगा, ये डिसोसिएट। लेकिन ये वाला डिसोसिएट होगा क्या, ये वाला डीएनए पॉलीमरेज थर्ड डिसोसिएट नहीं होगा। फिर ये वाला जो है ये तो इसके पीछे पीछे चलता रहेगा, आपको पता है। और ये वाला जो है ये यहां पर पहुंचने के बाद में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट होना पड़ेगा इसको। अब आगे तो सिंथेसाइज हो चुका है। अब देखो जब तक ये यहां पर पहुंचा है और ये वाला यहां से यहां तक पहुंचा है, तब तक इतना स्पेस क्या हो चुका है, खाली हो चुका है। इधर भी इतना स्पेस क्या हो चुका है, खाली हो चुका है। तो अब ये तो इसके पीछे पीछे चलता रहेगा, तो ये तो लीडिंग स्टैंड बनाने वाला है, ये भी लीडिंग स्टैंड बनाने वाला है। लेकिन अब इसके लिए आपको कोई दूसरा प्राइमेज लेके आना पड़ेगा फिर से। तो अब फिर से क्या लेके आओ, डीएनए जी लेके आओ, और ये फिर से किसके लगाएगा, किसके लगाएगा नशा, ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड लगाएगा, फिर से प्राइमर बनाएगा ये। तो अब फिर से क्या होगा, ये इसने सिंथेसाइज कर दिया, डीएनए जी ने प्राइमर लगा दिया। अब उसके बाद में डिसोसिएट हो जाएगा। फिर कौन आएगा वापस से, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। यहाँ पे भी कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और फिर इसको ये जब तक यहाँ तक सिंथेसाइज करेगा तब तक इतनी जगह फिर से क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो ये प्रोसेस बार बार रिपीटेड चलती रहेगी। तो एक स्टैंड पे आधा पार्ट तो कंटिन्यूस सिंथेसिस होगा और आधा पार्ट टुकड़ों में होगा। इसी को हम बोलते हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, वर्ड बताया था ना। तो अब हम फाइनल डायग्राम देख लेते हैं, एक है ना, फाइनल डायग्राम कैसे मिलेगा आपको। ज़्यादा थोड़ी हुआ है अभी, मतलब समझ में तो आ गया ना। थोड़ा सा ये डायग्राम का वो है, बुक में बस उसको थ्योरी में लिख देते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिक बता रहा हूँ। अब देखो फाइनल जो डायग्राम आपको मिलने वाला है वो ठीक है ना, एक तो है इसमें 5 प्राइम, एक है 3 प्राइम। ऐसे ही ये होगा 5 प्राइम और ये होगा 3 प्राइम। तो अपनी जो स्टार्टिंग है वो इस पॉइंट से हुई थी, है ना, यहाँ से। ठीक है, अब ऊपर वाले पे सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या थी, राइट टू लेफ्ट थी। तो इसका मतलब अपना जो एक तो यहाँ पर प्राइमर लगा होगा, फिर इस पे तो कंटिन्यूस सिंथेसिस चलता रहेगा इस वाले पे तो, और इस वाले पे एक यहाँ पर प्राइमर लगा होगा, और यहाँ पर आपको जगह जगह पे प्राइमर लगाने पड़ेंगे। ऐसे ही इस पे भी आपको जगह जगह पर प्राइमर लगाने पड़ेंगे। इसमें 3 ही प्राइमर लगा लो बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गए आरएनए के प्राइमर। और उसके बाद में कौन आया होगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है एक तो इस डायरेक्शन में ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसको क्या डिसोसिएट होने की जरूरत है, नहीं है। क्या इस वाले को डिसोसिएट होने की जरूरत है, नहीं है। ये रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रहा है। तो ये तो हो गया अपना डीएनए बी या रेप्लिकेशन फॉर्क, ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा ना, ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा होगा। तो ये आधा पार्ट तो बन गया लीडिंग, ये भी आधा पार्ट बन गया लीडिंग। लेकिन ये वाला जो है इसने यहां तक सिंथेसाइज किया होगा, फिर ऐसे ही
इस तरीके से ना प्रोसेस चलेगी ये। फिर जब तक ये और आगे बढ़ेगा तब तक ये स्पेस फिर से खाली हो जाएगा। तो इसमें अब हम इसके 4 फ्रेगमेंट कर लेते हैं ना इसके डीएनए के। देखो ये वाला सपोज करो फर्स्ट फ्रेगमेंट है, ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड और ये वाला फोर्थ। इसको हम क्या बोलेंगे, अपर और लेफ्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, अपर और राइट। इसको हम बोलेंगे लोअर लेफ्ट, इसको लोअर और राइट। जैसे हट के हम करते हैं ऐसे ही यहाँ पे कर लिया हमने। तो अब इसमें से आपको बताना है कौन सा लीडिंग है कौन सा लैगिंग है। कौन सा होगा बताओ। कौन सा हो गया लीडिंग बताओ। एक तो ये वाला हो गया ना अपर लेफ्ट और लोअर राइट, ये दोनों कैसे हो गए, लीडिंग हो गए। क्वेश्चन आगे से नहीं आता, क्वेश्चन यहीं तक से आता है बस, है ना इसमें रेप्लिकेशन में। ऐसे ही लैगिंग स्ट्रैंड बताओ। अपर राइट और लोअर लेफ्ट, ठीक है ना। अब मैंने ये तो लिख दिया ना, यहाँ पर मैंने जैसे सपोज करो ये वाला ही है ना, तो इसमें मैंने लिख दिया ये ए है, ये बी फ्रेगमेंट है और ये सी फ्रेगमेंट है। और यहाँ पर नोट लगा के मैं लिख देता हूं जो ग्रीन कलर है, ग्रीन का मतलब तो क्या है, आरएनए प्राइमर। और जो ब्लू कलर है इसका मतलब ये डीएनए के फ्रैगमेंट हैं। समझ में आ जाएगी बात, मतलब ये यहाँ से स्टार्टिंग हुई है ना ग्रीन वाले से, ये आपको इंडिकेट कर दिया मैंने। लीडिंग समझ में आया, लैगिंग समझ में आया। अब एक बात और लिख लेते हैं, लीडिंग के लिए क्या लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज सेम। और लैगिंग के लिए अपोजिट डायरेक्शन। कंफ्यूज होने वाली बात है कोई इसमें। अब अगर आपको प्राइम भी नहीं दे बना के ये, तब भी आप बता सकते हो ना। जैसे मैं ऐसे लिख दूं आपके सामने, ये एक डीएनए है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और इधर लिख दिया मैंने 5 प्राइम, इधर लिख दिया 3 प्राइम, इधर लिख दिया 5 प्राइम और इधर लिख दिया 3 प्राइम और 5 प्राइम, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब अभी शुरुआती हुई थी ये, तो ये ए बी सी और डी। अब आपको बताना है इनमें से ए बी सी डी में से कौन सा लीडिंग है और कौन सा लैगिंग है, बताओ अब। क्योंकि अभी तक तो आप किसको देख के पहचानते थे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट को देख के, है ना। जिस पर आपको ओकाजाकी फ्रैगमेंट दिख जाते थे वो लैगिंग होता है और जिस पर नहीं देखे हैं वो लीडिंग। तो अब कैसे पहचानोगे इसमें, इसमें तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो अब कैसे पहचानोगे कपिल, डायरेक्शन से। तो अब देखो लीडिंग वाला कौन कौन सा हो जाएगा इसमें, तो हमें ओकाजाकी से उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शुरुआत में तो ओकाजाकी बनेंगे ही नहीं। तो ये बिल्कुल आपको शुरुआत वाली कंडीशन दी है। तो वहाँ पे आपको ओकाजाकी से देख के नहीं पहचानना है, वहाँ पे आपको केवल किससे पहचानना है, डायरेक्शन से बस। तो देखो लीडिंग बताओ कौन कौन सा होगा इसमें,
एक तो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा और डी हो जाएगा, ठीक है। और लैगिंग कौन सा हो जाएगा, ए एंड सी। और अगर आपने अब भी ऐसा क्वेश्चन गलत कर दिया तो इसमें आपको लिए अलग से सजा का प्रावधान रखा गया है ना उसमें। अब भी अगर ऐसा क्वेश्चन गलत कर दिया तो अब चलो ये बताओ है ना, ये तो आपको समझ में आ गया। अलग से कढ़ाई गर्म की जाएगी नरक में आपके लिए फिर, है ना। तो फिर शादी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप नरक में नहीं जाओगे ना, आप तो दोजख में जाओगे। शादिया के लिए अलग से दोजख बनाया गया। तो अब इसमें से आपको बताना है, ये तो आपने लीडिंग लैगिंग तो पहचान लोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बचपन से ही जानते हो, बचपन से एक्सपर्ट हो ना, ओ का जाके फ्रैगमेंट देके पहचान लेते हो। अब आपको बताना है ए बी सी में से इनके सिंथेसिस का सीक्वेंस क्या रहा होगा। पहले कौन सा सिंथेसाइज हुआ था, ए, फिर ए सी बी। सादिया को पूछो कौन सा सिंथेसाइज हुआ था पहले ए सी बी में से, क्या हुआ था पहले बताओ, ए बी सी या ए सी बी या सी बी ए, या सादिया ए सी बी हुआ था, अभी कुछ तो बताया था ए सी बी। वो जो प्रोटीन आई थी ना ए सी बी, उनका सीक्वेंस था वो, है ना, पहले डीएनए ए प्रोटीन आई थी, फिर डीएनए सी, फिर डीएनए बी प्रोटीन आई थी। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन आपको है ना आगे से गलत नहीं करना है, अब नहीं तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, पहले ए फिर बी फिर सी ऐसे कर देते हैं ना सिंथेसाइज। तो पहले कौन सा हुआ था, फिर बी फिर ए, और इधर कोई अब नेक्स्ट होगा वो होगा सिंथेसाइज। तो ये स्पेशल नोट लगा के लिख लेना आप, स्टार लगा के। सीक्वेंस ऑफ फ्रैगमेंट सिंथेसिस, ठीक है। तो क्या होगा, सी इज सिंथेसाइज, सी इज सिंथेसाइज प्रायर टू बी एंड सी, एंड बी इज सिंथेसाइज प्रायर टू ए। तो ये बात मैं लिखूं या आप लिख लोगे, तो कुल मिला के सीक्वेंस हो जाएगा सी के बाद में सी के बाद में बी और बी के बाद में ए। ये है ना इनके सिंथेसिस का ऑर्डर। अब अगर क्या बोल रहे हो, अच्छा बी एंड सी लिख दिया, बी एंड ए, बी और ए से पहले है ना सिंथेसाइज हुआ है। ऐसा क्वेश्चन गलत कर दिया तो सीधा पता है ना 4 नंबर में आता है सीधा सीधा। ये बस आपको डायग्राम बना के देता है और उसके बाद में ये या तो लीडिंग लैगिंग पूछ लेता है, और लीडिंग लैगिंग ऐसे अपर लेफ्ट और इस रेफरेंस में पूछेगा आपसे, है ना। और फिर उसके बाद में ये यहाँ पे फंसा देता है आपको बस। क्या वो तो शुरुआत में प्रोटीन आते, प्रोटीन की सीक्वेंस थी, पहले कौन सी प्रोटीन आती है, पहले डीएनए ए फिर डीएनए सी फिर डीएनए बी। अब ये सब ठीक है। अब ये जो रेप्लिकेशन आपको दिख रहा है ये यूनि डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है, ये बाई डायरेक्शनल है, इस डायरेक्शन में भी सिंथेसिस हो रहा है और इस डायरेक्शन में भी हो रहा है ना, बाई डायरेक्शनल होता है। अब पिछली बार आपको ऐसे फंसा दिया था, इसमें क्वेश्चन दिया था, ऐसे एक डायग्राम दिया था, है ना, और जैसे इस पॉइंट से स्टार्टिंग कर रखी थी, ऐसे दे रखा था आपको ना डायग्राम। तो ये आपको बताना था कि ये यूनि डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है, कौन सा होगा, यूनि डायरेक्शनल होगा या बाई डायरेक्शनल होगा। तो देखो ये यूनि डायरेक्शनल होगा क्योंकि यहाँ पे दिया था आपको जैसे ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिया है,
एक पॉइंट पे। तो अगर बाई डायरेक्शनल होता है तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपको इस बबल के बीच में मिलेगा कहीं, उससे दोनों डायरेक्शन में चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे ये ओराई है, इससे केवल एक ही डायरेक्शन में सिंथेसिस हुआ है, इस डायरेक्शन में सिंथेसिस नहीं हुआ है। इसका मतलब ये कैसा होगा, यूनि डायरेक्शनल होगा। बाई डायरेक्शनल होता अगर तबस्सुम तो क्या होता, बाई डायरेक्शनल होता तो जो आपको ओराई है वो मिड में मिलता और उससे दोनों साइड में रेप्लिकेशन चल रहा होता। लेकिन यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हुआ है और केवल इसी डायरेक्शन में चल रहा है बस, उस डायरेक्शन में नहीं चला है। इसका मतलब कैसा हो गया, ये यूनि डायरेक्शनल हो गया। तो ये इसमें भी फंस गए थे बच्चे, क्योंकि मैं बार बार उनको बाई डायरेक्शनल बताता रहा और उसमें डायग्राम डाल दिया किसका, यूनि डायरेक्शनल का। तो वो दिमाग में वही चीज़ सेट हो जाती है ना जो आप बार बार रोजाना पढ़ रहे हो। मैं रोजाना बोलता था क्लास में कि 99.99% ऑर्गेनिज्म में बाई डायरेक्शनल होता है रेप्लिकेशन, और रियल में ही होता है। लेकिन उसने वो 0.001% वाला है ना वो वाला डायग्राम डाल दिया, तो वो गलत करके आगे बच्चे। और उसके बाद में खुश भी हो रहे थे आगे कि मतलब कितना इजी क्वेश्चन तो समझ में आ गया कैसे पहचानोगे, मतलब जो आपका हो रही है वो मिड में मिलेगा ना, उससे दोनों डायरेक्शन में चल रहा होगा। अब मेरे हिसाब से अगर आपको समझ में आ गया है तो पहले इसको छाप लिया जाए ना इतने वाले को, वो बेटर रहेगा, नहीं तो फिर मिक्सिंग हो जाएगी ना बाद में। देखो अगर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ोगे तो बहुत आसान है ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इतनी हार्ड नहीं है। लेकिन एक टाइम पे अगर ज़्यादा पढ़ लिया तो फिर वो थोड़ा सा है ना, आपको पता है दिमाग एक्सेप्ट उतना ही करता है, अगर ज़्यादा दिया जाएगा तो फिर मिक्सिंग हो जाएगी ना। ये तो कहाँ से ये हो गया था ना, यहाँ से बनाना है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था अपना ना प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन। ये बनाओ स्लाइड। तब सुन समझ में आ गया पानी कहाँ से आ गया शादी यहाँ पे, एसी वाला भर गया होगा हाँ। अब तो बंद कर दी ना। हाँ चेंज करें स्लाइड।
ये आपको ओराई को जूम करके दिखाया गया है इसमें ना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ओराई की। तो दोनों ही सीक्वेंस 80 रिच होते हैं। काम की बात इसमें इतनी सी है कि असेंबलिंग तो होती है 9 पर, लेकिन मेल्टिंग स्टार्ट होती है 13 पर। वैसे अभी थोड़ी मिक्सिंग हुई है, अभी मिक्सिंग थोड़ी हुई है, अभी तो नहीं हुई है ना। मिक्सिंग कब होती है पता है? अभी रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स पढ़ोगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, फिर ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, फिर स्प्लाइसिंग पढ़ोगे, फिर ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स और ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। फिर इसमें ये भूल जाओगे कि ये ट्रांसलेशन में पढ़ा था या ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था हमने, ये प्रोकैरियोट्स में था या यूकैरियोट्स में था, फिर ये भी याद नहीं रहता। तब मिक्सिंग होती है। एक लाइन लिखोगे इसमें फिर आप, पहले बना लो डायग्राम फिर लिख लेना।
निशा बना लिया। तो आईएचएफ का काम क्या है? पता ही नहीं क्या है ना। ये तो बना लिया ना, ये वाला तो। अच्छा, एक लाइन लिख दी ना इसमें। देखो, रेप्लिकेशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ हेमी मिथाइलेटेड ओराई, replication of hemimethylated ori cannot initiate ori cannot initiate। मतलब समझ में आया इस लाइन का? हेमी मिथाइलेटेड ओराई का रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। तो या तो फुली मिथाइलेटेड ओराई हो या फिर नॉन मिथाइलेटेड ओराई हो, या तो एक भी स्टैंड पे मिथाइलेशन नहीं हो या फिर दोनों पर ही हो। ये आधा वाला सिस्टम नहीं चलेगा, है ना। सब तो लिख लिया। रेप्लिकेशन ऑफ हेमी मिथाइलेटेड ओराई कैन नॉट इनिशिएट। अब उसके बाद में ये लिख लो, इसमें कुछ भी नहीं है, समझ में आए नहीं आए, पहले ए प्रोटीन, उसके बाद में सी प्रोटीन और उसके बाद में बी प्रोटीन, बस ये सीक्वेंस ही है और कुछ नहीं है, बाकी तो सब मोह माया है इसमें।
ऐसा ये अमीर लोगों ने उसको कर दिया वो सिस्टम। अमीर लोगों के वो होते हैं, बाकी पैसे वैसे का ऐसा कोई था नहीं। अभी जैसे आप देख रहे हो ना, जैसे हल्दी का जो प्रोग्राम है वो किस लेवल तक पहुंच चुका है ना गांव में भी। मतलब एक पूरा खर्चा ऐड हो गया ना। अमीर लोगों का चोचला था वो, और अब गरीब पिस जाते हैं ना उसके चक्कर में। हाँ, जबकि कुछ था ही नहीं ऐसे, मतलब प्रोग्राम ही नहीं था, मतलब हल्दी एक्चुअल में हल्दी लगाते थे। अब हल्दी का मतलब ही चेंज कर दिया उन्होंने। एक अलग प्रोग्राम बना दिया जिसमें अल्बर्ट हॉल पे, पत्रिका गेट पे सब प्री वेडिंग वाले ही मिलेंगे। आप अब कुछ वहां पे देख भी नहीं सकते उनसे ना, मतलब वही वही मिलते हैं वहां पे सब टोटल। नहीं तो एक टाइम था कि जब शादी से पहले लड़का लड़की को देखता ही नहीं था, है ना, देखने नहीं देते, बात तक नहीं करने देते पहले। घर वाले देख के आते थे, डायरेक्ट शादी वाले दिन ही देखता था लड़का, है ना, लड़की को। उसको अगर एक्सचेंज भी करके दूसरे से कर दें तब भी पता नहीं लगे। फोटो में तो आपको पता है किसको पहचान सकते हो आप आज के टाइम पे। फोटो का रियलिटी से कोई लेना देना है आज के टाइम पे, बताओ। हाँ, पहले रियल फोटो आता था, है ना, पहले के टाइम पे। पहले क्या है, वो लेबोरेटरी से बन के आता था, रियल फोटो होता था वो। हाँ, अब तो आप डबल ट्रिपल टेट्राप्लेट फिल्टर लगा लो, है ना, पता ही नहीं लगे। वो पहले रियल फोटो होता था। और पहले ऐसे फोटो वोटो ऐसे मुस्कुराते हुए ऐसे नहीं, बिल्कुल गंभीर मुद्रा में होते थे फोटो। अब तो फोटो का नाम आता है वैसे ही हम मुस्कुराने लग जाते हैं ना, मतलब स्माइलिंग उसमें होते हैं फोटो। पहले जितने भी आप फोटो देखोगे ना अपने मम्मी के उनके, आपको ऐसे बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो रियलिटी थी वो रियलिटी थी। अब रियलिटी अलग होती है, सोशल मीडिया बिल्कुल अलग है। अब मैं ऐसे बहुत सारे अपने फ्रेंड और उनको जानता हूँ जिनकी रोजाना, है ना, जैसे बेबी से लड़ाई झगड़ा रोजाना फिक्स है। लेकिन जब एफबी पे उस पर फोटो डालेंगे तो माई बेटर हाफ और ये और वो, है ना, पता नहीं क्या क्या। और रोजाना लड़ाई होना फिक्स है उनकी। उस पे वो डालते हैं जैसे, उसमें कैप्शन में, तुम नहीं आती तो मेरी जिंदगी में पता नहीं क्या होता। वो होता तो कुछ और ही, लेकिन वो उसको लोग उसको पॉजिटिव समझते हैं, वो बताना तो कुछ और चाह रहा है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी होती।
चेंज करना स्लाइड। उसी में वो एक वो है ना, नेट लाइफ साइंस D24 के नाम से एक वो है, उसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा ना, यूनिट वाइज अलग अलग नहीं, सारी यूनिट उसी में डाल रखी हैं ऐसे। हाँ उसमें ही परचेज कर लो, अभी 1 रुपये में मिल रहा है, फिर वो 20,000 में मिलेगा वही। पहले वाला नहीं, ये वाला नया डाला है अब। हाँ आज वाली रिकॉर्ड हो रही है। तो अभी आपको वो 1 रुपये में मिल जाएगा, उसमें फिर आपको अलग अलग यूनिट वाइज परचेज नहीं करना पड़ेगा, सारी यूनिट उसी में अपलोड करेंगे यहाँ से आगे वाली। ऊपर ऊपर ही मिलेगा उसमें, स्टोर में जाके बैक करो पहले इसको, सब सब उसी में मिल जाएंगे एक में ही, यहाँ पे स्टोर में जाओ। इतना स्लो कैसे चल रहा है आपका? ऐसा कैसे हो गया? ये है नेट लाइफ साइंस दिसंबर 24 के नाम से, ये 6 मंथ वैलिडिटी वाला 1 रुपये में मिल रहा है अभी आपको। फिर ये हटा दिया जाएगा, अब 1 रुपये वाला सिस्टम हटा दिया जाएगा 2-3 दिन में। फिर ये उस पर ऑप्शन आएगा सेलेक्ट करने का, इस पर सेलेक्ट करो 6 मंथ वाला। क्या? चेंज कर दें? हाँ बना लिया। तो देखो अपना जो क्वेश्चन है वो आता है इस वाली स्लाइड से है ना, यहाँ से, ये आपको पता रहना चाहिए ना। खाया कभी आपने घेवर? हमारे अब ये रक्षाबंधन आएगा ना, रक्षाबंधन पे जो सिस्टर वगैरह होती हैं वो लेके आती हैं ऐसे घेवर। आज भी बनता है, बाकी हमारे रक्षाबंधन पर राखी वाला होता है ना, तो अब बनना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से आगे अब दुकानों पे, तो वो अब रक्षाबंधन पे सिस्टर जो है वो घेवर लेके आती हैं। क्या? देखो सबसे अच्छा तो जो छोटे मोटे हलवाई होते हैं ना एक्चुअल में वहाँ मिलता है, अब बड़े लेवल पे इतना वो मावा वगैरह वो लाना पॉसिबल नहीं है इनके लिए।
ये मावा वगैरह सब मिलावट का आता है ना। जैसे आपको बताया कि नॉर्मल डेज में ही दूध की पैदावार कम है ना, जितना उत्पादन है ना, जितनी खपत हो रही है उससे कम है। तो त्योहार पे तो इतना सारा एक साथ है ना बनाना पड़ता है, तो पॉसिबल ही नहीं है वो। तो मावा और ये होते हैं, ये लोकल क्वालिटी के, घटिया क्वालिटी के ऐसे पाउडर से बने वो आते हैं। बाकी रियल अगर बनता है तो उसमें होता है कि जैसे छोटी मोटी दुकान से वो खरीद लो है ना, उसका वो आता है ना, उसमें सेक के देते हैं वो। फिर मावा वगैरह अपने घर पे बना हुआ उसमें डाल लो, वो तो होता है प्योर। बाकी दुकान पे मावा मिलना पॉसिबल नहीं है। ये दुकान वाले देते हैं, लेकिन वो मलाई वाला प्योर मलाई नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। लोगों के पीने के लिए दूध पैदा नहीं हो रहा, तो मावा कहाँ से आएगा ये बताओ। तो हमारे वहाँ मोस्टली यही करते हैं कि वो टिकिया तो दुकान से बनी हुई ले आते हैं वो, और बाकी मावा वगैरह अपने घर पे बना हुआ उस पर डाल लेते हैं, ऐसे वो सबसे बेटर रहता है। बाकी आप मार्केट में से ले आओ, मिलना पॉसिबल है ही नहीं, और वो भी त्योहार पे जब इतनी डिमांड रहती है तब पॉसिबल ही नहीं है। कर दें चेंज। तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है अपनी, है ना, इसमें से ही क्वेश्चन बनता है अपना। और जैसा अगर अब भी गलत कर दिया क्वेश्चन तो आपको पता है ना, अलग से प्रावधान रखा गया है फिर ऐसे लोगों के लिए। ये तो यूनि डायरेक्शनल का होता है ना ऐसा डायग्राम, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो पॉइंट अगर मिड में आएगा, दोनों साइड में चल रहा है, तब तो वो बाई डायरेक्शनल। और ओरिजिन पॉइंट से एक ही साइड में चल रहा है तो वो यूनि डायरेक्शनल होता है। बना लो, मतलब क्वेश्चन आ चुका है, फिर आपके साथ भी धोखा नहीं हो जाए ऐसा ही। बना लिया। तो ये ऐसे पहचान सकते हो, जब आपको ओ का जाके फ्रेगमेंट नहीं दिए हो तब भी पहचान सकते हो। जब डायरेक्शन सेम होगी तो लीडिंग, अपोजिट होगी तो लैगिंग। किससे? ठीक, फर्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला, वो तो जस्ट ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए पूछा जाता है। हम्म। उनके पास डेटा सेव रहता है कि मतलब राजस्थान के कितने स्टूडेंट ने कोर्स परचेज कर रखा है ऐसे। तो इसका आज लिखने के लिए में आपको लगभग 1 घंटा लग गया। अब इसमें डायग्राम नहीं बनाए तो फिर समझ में नहीं आए, थोड़ा बनाना जरूरी रहता है डायग्राम। बना लिया। तो बस इतना ही है, इसमें और तो कुछ है नहीं।
ठीक है, यहाँ से आगे फिर कल पढ़ेंगे। अब आज तो आपका कोटा पूरा हो गया। इसमें